नमस्कार मित्रों, थ्रू लिटरेरी लेंस के इस अंक में मैं राजेश आसुदानी रकीब, मैं डॉक्टर विनोद आसुदानी आपका स्वागत करते हैं। और आज विनोद जी आप कोई कहानी लाए हैं। जी बिल्कुल। और मैं श्रोताओं को थोड़ा सा इंतजार कराऊंगा और उन्हें याद दिलाऊंगा एक उपन्यास की। और उस उपन्यास से उस लेखक को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भी ख्याति प्राप्त हुई है। और उस उपन्यास का नाम है गुनाहों का देवता। हाँ राजेश जी, गुनाहों के देवता के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं जी, बहुत ही ख्याति प्राप्त कथाकार, कहानीकार हैं। और इनका प्रोज देखते हुए ऐसा लगता है कि हम पोएटिक प्रोज पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। उनके गद्य में भी हमें काव्य की खुशबू आती है, काव्य की लयबद्धता नजर आती है। और आज हम जिस कहानी पर चर्चा करने वाले हैं, यह कहानी अपने आप में एक प्रतीकात्मक कहानी होने के बावजूद भी इसका कथा वस्तु भी उतना ही मजबूत है। तो राजेश जी, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस कहानी की ओर इशारा कर रहे हैं। जी, ये कहानी विनोद जी, ये कहानी है आधी रात रेल की सीटी। मित्रों, हम सभी ने रेल की यात्रा की है और रेल की सीटी बहुत लुभावनी लगती है बचपन में। और आप लोगों को याद आ गया होगा, पाकीज़ा में सुनाई देती है। पाकीज़ा फिल्म आपने देखी है तो आधी रात रेल की सीटी सुनाई देती है नायिका को, मीना कुमारी जी, और उन्हें फिर याद आता है उनका प्रेम प्रसंग, जिस तरह से वो आपके पांव जमीन पर मत रखना, मैले हो जाएंगे, गाड़ी में कोई चिट्ठी रख के गया था। जी बिल्कुल। हमारे कहानी का भी जो नायक है जी, ये कहानी शुरू ही वहां से होती है जहां उसको आधी रात को रेल की सीटी सुनाई देती है। और बस फिर वो कहानी शायद फ्लैशबैक में चल पड़ती है, उसको अलग अलग घटनाएं याद आती हैं। और इस कहानी की बहुत सारी विशेषता है मित्रों। एक तो ये, इस कहानी में जो 2 या 3 पात्र हैं, किसी भी पात्र का नाम नहीं है। मैं और वह। और फिर तीसरी पात्र जो है वो तो लेटी होती है आपने में, जब अपने शयन कक्ष में आता है, उनकी पत्नी है वो। और सारा कहानी का जो परिदृश्य है वो एक रेलवे स्टेशन पर होता है। तो कहानी का नायक मैं बोलता है। पहले विनोद, ये नाम क्यों नहीं, आप क्या समझते हैं, ये क्या ट्रांस पर्सनालिटी की तरफ इशारा करती है ये चीज? बिल्कुल, ये ट्रांस पर्सनालिटी की तरफ इशारा करती है कि वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। जो घटनाएं मैं और वह के साथ हो रही वो किसी के साथ भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से जो पर्सनल अनुभूतियां हैं उसको लेखक यूनिवर्सल अनुभूतियां बना देता है। ये तो साहित्य में होता है, किंतु साहित्यकार इसमें एक कदम और आगे गया है। जो नाम है, जो पर्सनल नाउन्स जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उनको ही उन्होंने हटा दिया है और सारी कहानी जो है वो प्रोनाउंस पर आधारित है। तो इससे एक जो है ना डिस्टेंस भी प्राप्त होता है। जो भी घटनाएं हमारी होती हैं तो शायद हम उसे उतना डिटैचडली नहीं देख पाते हैं। जब वो थर्ड पर्सन की हो जाती है, जहां कोई नाम नहीं रह जाता, तो वो सार्वभौमिक हो जाती है। दे बिकम यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल। और ये जो सूक्ष्म भाव लेकर कहानी गढ़ी गई है, वो ये भी कहीं कहती है कि ये केवल मेरी आपकी बात नहीं, किसी के साथ भी ये ऐसा होता है, इस प्रकार की घटना हो सकती है, या बनिस्बत शायद ऐसा होना चाहिए। मैं इसलिए ये चाहिए कह रहा हूं कि जब आखिर में आएंगे कहानी के, ये जो चक्र, सुचक्र कहूंगा मैं विनोद जी इसको, सुचक्र, ममता का सुचक्र चलता रहे। बिल्कुल। और एक कहानी के अंग्रेजी में अगर मैं कहूं तो एवरीथिंग इज मिस्टी इन दिस स्टोरी। इट सीम्स दैट एवरीथिंग इज सो फॉगी, सो मिस्टी, सो मिस्टीरियस, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। भाई, शुरू में जैसे लेखक को नींद नहीं आती, ठंडी नंगी छत पे टहलता है और उसको तीखी रेल की सीटी सुनाई देती है, यहाँ से ये कहानी आरंभ होती है। दूसरे दृश्य में बेचैनी है। दूसरे दृश्य में वो एक महिला को, जिसको वह कहता है, वो उसकी महिला मित्र है, उससे वो रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाता है। पड़ोसी है संभवतः, महिला मित्र है पुरानी, और वो मायके आई हुई थी, ऐसा कहीं बताया नहीं गया है कहानी में, कहीं कहा कुछ नहीं गया है, लेकिन रूप से पता चलता है कि मायके आई हुई थी और उसको स्टेशन छोड़ने जाता है। 20 दिन मैं रही और आज तुम्हें समय मिल रहा है मुझे छोड़ने, बस आए हो तो छोड़ने, लेकिन आता है स्टेशन। लेकिन वो रेलगाड़ी निकल जाती है, उनका छूट जाती है। और आगे की जो नेक्स्ट ट्रेन है वो 6 घंटे बाद रात को 10 बजे, यानी करीब करीब 5-6 घंटे ये लोग रेलवे स्टेशन पर अपना समय बिताते हैं। संध्या का, गोधूली का ये समय साथ साथ वेटिंग रूम में, लोग समझते हैं कि मैं ट्रेन से चली जा रही हूँ और हम इस दोनों वेटिंग रूम में लेटे हुए हैं। तो ये दे आर सस्पेंडेड इन टाइम। वो कहती भी है कि हम समय में इस एक तरह से समय की डोर को हमने तोड़ दिया है, समय के चक्र को तोड़ दिया। अभी पास्ट जो है, भूतकाल पीछे रह गया है और भविष्यकाल 10 बजे के बाद चालू होगा, क्योंकि उनके शेड्यूल में ये 4 बजे से 10 बजे का समय नहीं था।
4 बजे वो गाड़ी जाती और शायद 10 बजे तक वो ससुराल भी पहुंच जाती, किंतु 4 बजे से 10 बजे का समय ये उनको अनायास मिल जाता है या गाड़ी मिस होने से मिल जाता है। तो ये कहते हैं कि ये समय हमारे शेड्यूल से बाहर था, रूटीन से बाहर था। अदरवाइज हम सारे लोग रूटीन में इतने बंध चुके हैं, तो ना तो हमें विचार करने की फुर्सत है, ना ही कुछ अनुभव करने की फुर्सत है, और न ही कोई मीनिंगफुल डायलॉग करने की बिल्कुल स्कोप रह जाता हम है। यंत्रवत चले जाते हैं, जिए चले जाते हैं, एक दूसरे के लिए समय ही नहीं दे पाते। जिसको हम अच्छे लगते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, दोनों फिर भी हम एक दूसरे को समय नहीं दे पाते। जीवन की आपाधापी में, विनोद जी, बिल्कुल बच्चन ने कहा भी है, बिल्कुल, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो कहा किया माना, उसमें क्या भला बुरा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पता चलता है जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है मित्रों, हमें पता चलता है कि ये जो महिला मित्र है वो उसकी पूर्व प्रेमिका रही है, और किसी वजह से उनका विवाह नहीं हो सका। संभवतः रही है, संभवतः नहीं रही, अनअभिव्यक्त रहा उनका प्यार, ऐसा किंतु एक दूसरे के प्रति आसक्ति है, लगाव है, दोनों के व्यवहार से ये पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अब ये बहुत ही सूक्ष्म ढंग से वो अपनी आसक्ति, अपने प्रेम, अपना स्नेह व्यक्त करते हैं, और ऐसा कहीं भी नहीं है कि उनको खेद है, लेकिन खेद है भी और खेद नहीं भी है। खेद इसलिए है कि शायद वो क्षण वापस नहीं आ सकते, वो एक नहीं हो सकते, किंतु जो हो गया सो हो गया। खेद इसलिए है शायद एक दूसरे के प्रति अभिव्यक्त भी न कर पाए, एक दूसरे का जो प्रेम है, जो अफेक्शन है, जो लव है, जो ममता, वो तो कहती है इसको ममता। आगे अगर चले कहानी में जी बिल्कुल, तो वो तो ममता करार देती है। ममता प्रेम नहीं कहा है, प्यार नहीं कहा है, ममता कहा है। एक प्यार से मुझे लगता है कि एक कदम आगे की चीज है। जब आप किसी को दिल से ममत्व देते हैं, तो ये ममत्व देना ये बहुत बड़ी बात है। और स्त्री पात्र को इस पुरुष पात्र पर इतना विश्वास है, और वह यह कहती है कि तुम ममत्व दे सकते हो, तुम ही दे सकते थे। तो एक दूसरे के प्रति जो व्यक्तिगत लगाव है ये भी सामने आ जाता है। और वो कहता है कि ठीक है, बोलती ठीक है, मुझे शायद वो ममत्व नहीं मिल सका, कारण कुछ भी रहा हो, चाहे वो भाग्य रहा हो, चाहे वो परिस्थितियां रही हो, चाहे वो एक दूसरे के प्रति प्यार को अभिव्यक्त करने की से ठिठक जाना रहा हो, कुछ भी रहा हो, किंतु कहती है जिसे भी तुम ममता देना, इतनी ममता देना, ममता से उसको भर देना, पोर रीति मत रखना उसको, उसका अंग अंग पोर ममता से भर देना। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रेम या ममता ये किसी व्यक्तिगत संबंध के गुलाम नहीं है। प्रेम और ममता वे ऐसी अभिव्यक्ति है, एक ऐसा प्रक्रिया है जो किसी भी व्यक्ति को अपने आगोश में ले सकता है। ममत्व, ऐसा शायद लेखक कहना चाहता है। ममता इज ऑल इंक्लूसिव, उसमें शारीरिक प्रेम, मानसिक प्रेम और जो मातृत्व वाली ममता है, ये सबका ये मिश्रण है ममता। केवल ममता ऐसी बात नहीं है कि माँ अपने बच्चों पर ही कर सकती है या पिता अपने बच्चों पर, ऐसी बात नहीं है। ममता जो है इसमें प्रेम सब कुछ आ गया। और बड़े सिंबॉलिक ढंग से लेखक ये कहते हैं, और वो पुरुष पात्र ही कहते हैं कि जिसे वो ममता देना चाहते थे, प्रेम हासिल करना चाहते, उससे नहीं हुआ। गाड़ियों जैसा है, हाँ। कोई गाड़ी छूट जाती है, हाँ। कोई गाड़ी लेट आती है, और अंततः तो ऐसा भी कहते हैं कि टाइम टेबल इतना जटिल किसने है। जो गाड़ी जहाँ के लिए निकलती है वहीं पहुंच के रहती है। और ये बड़ी, तो ये एक लफ्ज मोहब्बत का अदना सा फसाना है। वाह वाह, एक लफ्ज मोहब्बत का अदना सा फसाना है। सिमटे तो दिले आशिक है और फैले तो जमाना है। तो ये जो ममता की व्यापकता है, अब ये चक्र वाली बात जो मैंने कही, ये कहाँ से आई? ये यहाँ से शुरू में जब वो रेलवे स्टेशन पे टहलते हैं, प्लेटफॉर्म पे टहलते हैं, एक दूसरे के प्रति धीरे धीरे हमें लगता है, प्रतीत होता है कि उनकी आसक्ति, उनकी ममता रही है एक दूसरे के प्रति। शायद वो व्यक्त नहीं हो पाई है। राजा मेहंदी अली खान साहब ने कहा है कि न वो कुछ शर्म से बोले, न हम कुछ कह सके उनसे, मोहब्बत रहम के काबिल इधर भी है उधर भी है। तो शायद ऐसा ही कुछ रहा हो, है ना? क्योंकि तब वो अचानक प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े उससे कहती है कि क्या तुम्हें ममता मिली ही नहीं? तो वो पूछता है क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि अगर मिली होती तो तुम भी दूसरों को देते ना, मुझे देते ना ममता। तो ये उसको ये लगता है कि शायद ये ममताहीन व्यक्ति है, इसलिए मुझे ममता नहीं दे पाया, इसलिए तो ये भी संकेत मिलता है कि शायद वो अपना प्रेम अभिव्यक्त नहीं कर पाया, और इसलिए इस लड़की की दूसरी जगह शादी हो जाती हो सकता है। तो उसके बाद फिर एक नववधू के दर्शन होते हैं उन्हें वेटिंग रूम में, और उस लड़की को अपनी विदाई याद हो आती है। वो तो कहती है तब तुम तो तब भी नहीं आए थे, तब भी तुमको समय नहीं मिला, पर आज मुझे एक तरह से मेरी विदाई तुम आज कर रहे हो, बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे आके। बिल्कुल। तो इस तरह से ये चक्र की बात जो शुरू होती है। अब मनोज जी, मुझे जो बहुत एक तो इसकी जो बारीकता है, इसकी जो सूक्ष्मता है कहानी की,
कि कई सारी बातें कही तो नहीं गई हैं, बिल्कुल, पर वो हैं, हमें बिल्कुल प्रतीत होती हैं, हमें उनका और आभास होता है। यही लेखक का जो कमाल है, मुझे मिलता वही है कि न कहकर भी बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी हैं। तो ये शैली की कहानी है, शैली की कहानी है, ये और भाव की काव्यात्मकता कहानी में है। भाव की कहानी है, एहसास की कहानी है, अनुभूति की कहानी है। और सबसे बड़ी बात जो है इस कहानी की, वो है सकारात्मकता। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये कहानी ऐसी भी हो सकती थी, जहां तक आके ये कहानी निगेटिव भी हो सकती थी। ये पुरुष पात्र उदास भी हो सकता उदास था, हो सकता था, दोनों उदास हो सकते थे, जीवन में माल एडजस्टेड हो सकते थे दोनों। बिल्कुल। लेकिन वो कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, वहां नए लोग हैं, नई दुनिया है, वो दुनिया अलग है। तुम्हारे बुलाने पर मैं आ पाऊंगी कभी, ऐसा भी संभव नहीं है। वही कि कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। तो लेकिन फिर भी वो निगेटिव नहीं होती। ये जीवन के स्वीकृति की कहानी है, स्वीकृति की कहानी है। और पुरुष पात्र में हमको और एक्सप्लिसिटली इसके दर्शन होते हैं। वो ऐसे वापस आता है फ्लैशबैक से, अभी भी छत पे वो टहल रहा है, अब लेकिन अपने शयन कक्ष में वो वापस जाता है। बगल में लेटी हुई है पत्नी, और ये भी लेट जाता है, और वो जो स्त्री पात्र पत्नी है उसकी, वो अधनिंदियाई बाहें इसके गले में डाल देती हैं, वो आलिंगनबद्ध हो जाते हैं। और पुरुष पात्र को लगता है कि वो कह रही है मुझसे कि मुझे दो, सब कुछ अपना मुझे दे दो, जो खोया है वो भी और जो पाया है वो भी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तो ये जो आसक्ति है, ये जो वरना ऐसा होता कि जो मिला उससे, जिसको चाहा उसे अपना ना सके, और जो मिला उससे मोहब्बत ना हुई, ये तो बड़ी टिपिकल सी बात हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं, लेखक यहाँ सकारात्मकता में गया है। लेखक ने कोई संदेश नहीं दिया है, लेखक ने कुछ कहा नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं हमें लगता है उस क्षण की वही मांग है, वही मांग है, उस जीवन की वही मांग है। और वो ममता का सुचक्र, जैसे वो कहती भी है ना कि जिसको भी लाओ उसको पूरी ममता देना, उसको रीता मत रखना। तो ये ममता का सुचक्र चालू है, चल रहा है, और फिर अधनिंदियाई रेल की सीटी सुनाई देती है, और जटिल टाइम टेबल की बात पर ये कहानी आके समाप्त हो जाती है। तो बहुत ही सुंदर कहानी है, शैली की कहानी है, साहित्यिक दृष्टि से भी बहुत ही ऊंचे मयार की कहानी है, स्तर की कहानी। मैं तो ये कहूंगा कि धर्मवीर भारती जी ने बहुत कुछ अच्छा लिखा है, किंतु यह कहानी तो मुझे ऐसा लगता है बहुत कम सुनी है लोगों ने, बड़ी विश्व चर्चित स्तर की कहानी है, विश्व साहित्य में इस कहानी का स्थान है। हमारे चर्चित नहीं रही है ये, तो हमें अपने जो रीजनल लिटरेचर्स हैं उस पर बात करनी चाहिए, और उन सारे हिंदी हो, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, सारे लिटरेचर्स पर बात करें और उसको विश्व स्तर पर ले आए। तो इस प्रकार से एक जो पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स जो है, तो उसके प्रति हम सभी लोग मिलकर के, जो आलोचक है, समालोचक हैं, साहित्यिक हैं, कवि हैं, शायर हैं, तो उसको इन बातों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे भारतीय उपखंड में जो साहित्य लिखा जा रहा है, बहुत ही उच्च कोटि का साहित्य लिखा जा रहा है। तो श्रोताओं से निवेदन है कि ये कहानी पढ़ें और जी, महसूस करें। रेल की सीटी की बात थी, बस मैं यही बात समाप्त करूंगा साहब कि रेल की सीटी में कैसे हिज्र की तकदीर थी, तकदीर आरंभ, हिज्र जुदाई, जी जी, कि रेल की सीटी में कैसे हिज्र की तकदीर थी, उसको रुखसत करके घर लौटा तो अंदाजा हुआ। वाह वाह, एक आपके सिंधी शेर में भी कोई रेल से संबंधित मुझे शेर याद आ रहा है, तो आप उसको सिंधी में भी कहें और उसका फिर मालूमात भी बता देंगे। था कि ट्रेन छुटण जो वक्त थियो आ, देखिए जटिल टाइम टेबल की बात हुई कहानी के अंत में जी, तो ट्रेन छुटण जो वक्त थियो आ, झंडी कह देखारी होंगी, ट्रेन चलने का वक्त हुआ है, झंडी किसी ने दिखाई होगी, या फिर झंडी किसने दिखाई, दोनों अर्थ हैं इसके। तो आप चाहे न चाहें, जब किसी को विदा करने के लिए हम रेलवे स्टेशन पर आते हैं, तो एक समय ऐसा हो जाता है, गार्ड झंडी दिखा देता है और ट्रेन चल पड़ती है। कोई रो लेता है, कोई हंस लेता है, कोई हाथ हिला देता है, कोई निरीह तरीके से सिर्फ देखता रह जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम की भी झंडी हिल चुकी है मित्रों। लेकिन मुझको हुक्म सफर है, जाना होगा, तो हमें भी जाना होगा, और आएंगे फिर से। तब तक डॉक्टर विनोद दासुदानी को और मुझे राजेश रकीब को आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स, अपने ओपिनियन सुझाव दीजिए, सजेशन दीजिए। तो थ्रू लिटरेरी लेंस की बात करें अपने मित्रों के साथ, और ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की खूबसूरत चर्चाएं होती रहे, गुफ्तगू होती रहे। मित्रों, आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज। नमस्कार।